हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ। ऑफलाइन वाले सभी पेपर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा चुकी हूँ और कुछ ऑनलाइन वाले पेपर के भी करवा चुकी हूँ। ये ऑनलाइन वाला ही पेपर है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा एसएसटी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ। तो यदि आप पेपर सेकंड भी देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। पहला विकल्प है बढ़ता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। दूसरा है बढ़ता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। तीसरा है घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। और चौथा है घटता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। ये प्रश्न इसके पहले भी आ चुका है। तो वाष्पन क्या है? द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। अब इसमें पूछा गया है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है? पहला है चौक पूर्णा, दूसरा है नांग गुम्फन, यहाँ गुम्फन होगा, मंदाना, और चौथा है आरीपन। तो इस प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, नांग गुम्फन। ये एक प्रकार की कला डिजाइन है जिसमें प्रतिरूप बनाने के लिए सांप या सांपों को विभिन्न शैलियों में चित्रित किया जाता है, और इस तरह के डिजाइनों का उपयोग रंगोली, कढ़ाई और दीवार की सजावट के रूप में किया जाता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? पहला है यह मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है। दूसरा है यह गैसों का विनिमय रोकने के लिए मृदा को आरंध्री बनाता है। तीसरा है यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है। और चौथा है यह मृदा की संरचना को बेहतर बनाता है। तो खाद के विषय में जो विकल्प सत्य हैं वह हमें बताने हैं। तो खाद जो होती है यह मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है, ये सही है। यह गैसों का विनिमय रोकने के लिए मृदा को आरंध्री बनाती है, ये गलत है। यह मृदा में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करती है और यह मृदा की संरचना को बेहतर बनाती है, ACD सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा खाद जो होती है यह रेतीली मिट्टी को नमी और पोषक तत्वों को बनाए रखने में भी मदद करती है। बेहतर मिट्टी की संरचना पौधों की जड़ों को बढ़ने में आसान बनाती है, जिससे पौधे स्वस्थ बनते हैं। खाद पौधों के लिए पोषक तत्वों का धीमी गति से निकलने वाला स्रोत भी प्रदान करती है। तो साथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। पहला है जम्मू और कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा है नागालैंड और लक्षद्वीप। तीसरा है दिल्ली और मिजोरम। और चौथा है चंडीगढ़ और झारखंड। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक पर गोलकोंडा किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है जो इस प्रकार है। पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि कोई छात्र इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और इब्राहिम बुर्ज के बीच की दूरी 12.9 सेंटीमीटर मापता है तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होनी। तो हमें पैमाना दिया गया है और फतेह दरवाजा और इब्राहिम बुर्ज के बीच की दूरी दी गई है, वास्तविक दूरी बतानी है। तो हमें 12.9 में 110 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा करेंगे
तो हमें मिल जाएगा 1419 मीटर। इसके बाद क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे 1.419 किलोमीटर, यानी कि जो दूसरा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई है। पहला है 7300 मीटर, दूसरा है 8300 मीटर, तीसरा है 8900 मीटर और चौथा है 8950 मीटर। तो इसमें जो ये विकल्प लिखे हुए हैं ये तो गलत लिखे हुए हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई है 8848 मीटर। तो हो सकता है सभी को कॉमन नंबर दिया गया हो इस प्रश्न का। यह नेपाल में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, और नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है और तिब्बत में इसे चोमू लुंगमा कहा जाता है। इसके अलावा और क्या क्या आपको याद रखना है। एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे और बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूम कोहरे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। प्रायः सर्दियों में बनता है, दूसरा है धुएं और कोहरे से बनता है, तीसरा है ओजोन का अपक्षय करता है और चौथा है दमा एवं खांसी उत्पन्न करता है। तो धूम कोहरे के विषय में जो सत्य है वह बताने हैं। तो प्रायः सर्दियों में बनता है, सही है ये। धूम और कोहरे से बनता है, धुएं और कोहरे से। ओजोन का अपक्षय नहीं करता है और इसमें लिखा है कि अपक्षय करता है, तो ये गलत हो गया। दमा और खांसी उत्पन्न करता है, ये सही है। ACD सही है, सॉरी ABD सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ABD। जो कोहरा और धूम है, यानी धूम और कोहरा जिसे स्मॉग कहते हैं, ये एक प्रकार का तीव्र वायु प्रदूषण है जो दृश्यता को कम करता है, यानी कि धुंधला दिखाई देता है, चारों तरफ धुंध जैसी छा जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष जयपुर राजस्थान की राजधानी और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। पहला है दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व, दूसरा है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, तीसरा है दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व और चौथा है उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। तो दिल्ली के सापेक्ष जयपुर की और देहरादून की स्थिति पूछी गई है, तो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पृथक्करण के कौन से क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होंगे। पहला है वाष्पीकरण, दूसरा फटकना, तीसरा चुंबकीय पृथक्करण और चौथा है प्रभाजी आसवन। तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो उपयुक्त है, वाष्पीकरण उपयुक्त है, फटकना उपयुक्त है, चुंबकीय पृथक्करण उपयुक्त है, लेकिन प्रभाजी आसन प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। ABC सही है, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग बीन मंडली में होता है। पहला है बीन, मुरली, सारंगी, ढोल, दूसरा है मुरली, तुम्बा, बीन, खंजरी, तीसरा है तुम्बा, बीन, खंजरी, ढोल और चौथा है बीन, सारंगी, मुरली तथा खंजरी। तो बीन मंडली में होता है प्रयोग बीन का, तुम्बा का, खंजरी का और ढोल का। इसमें तुम्बा, बीन और खंजरी ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं। वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है ये जल चक्र को बनाए रखने में
भूमिका निभाते हैं। ये वृक्षों से ढका हुआ एक छोटा सा क्षेत्र है। तीसरा है ये घरेलू पशुओं के लिए आवास उपलब्ध कराते हैं। और चौथा है ये अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक हैं। अब इनके संदर्भ में जो सही है वह बताना है। तो ये जल चक्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन जो होते हैं ये प्रकृति के हरे फेफड़े कहे जाते हैं और जल शोधन प्रणाली के रूप में भी कार्य करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। केरल का तट अरब सागर तथा कर्नाटक का तट बंगाल की खाड़ी पर है। दूसरा है कर्नाटक का तट अरब सागर तथा केरल का तट बंगाल की खाड़ी पर है। तीसरा है केरल और कर्नाटक दोनों के तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। और चौथा है केरल और कर्नाटक दोनों के तट अरब सागर पर है। सही कथन बताना है। तो केरल और कर्नाटक दोनों के ही तट अरब सागर पर हैं। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी से जिन भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के तट हैं वे कौन कौन से हैं ये भी याद रखिए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। और अरब सागर से भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के तट लगे हुए हैं। तो कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली। ये याद रखिएगा, आपको इस तरीके का प्रश्न जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंचा शुष्क यानी सूखा और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं हमारे देश का वह भाग है जिसका नाम है। पहला विकल्प है शिमला, दूसरा शिल्लांग, तीसरा श्रीनगर और चौथा लेह यानी लद्दाख। तो ठंडा रेगिस्तान कहते हैं लद्दाख को। इसे छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह तिथि जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज गाड़ा। पहला विकल्प है 23 मई 1984, दूसरा है 23 मई 1989, तीसरा विकल्प है 25 मई 1984 और चौथा है 25 मई 1989। तो बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा 23 मई 1984 को। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के काटने की दवाई मिलती है। यह किससे बनाई जाती है? पहला है सांप की झड़ी छोड़ी हुई चर्म यानी त्वचा से, दूसरा है सांप के विष यानी जहर से, तीसरा है चिचिंडे के पौधे का फूल और चौथा है चिचिंडे के पौधे का बीज। तो भारत में पाए जाने वाले कई प्रकार के सांपों में केवल 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। कौन कौन से? नांग, करैत, दोबोइया और अफाई। ये 4 तरीके के सांप जहरीले होते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि सांप की जो काटने की दवाई मिलती है, सांप के द्वारा काटने की दवाई, यह किससे बनाई जाती है? तो ये सांप के जहर से ही बनाई जाती है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में मेंडल के प्रयोगों को शामिल किया गया, इसका कारण है। पहला है वैज्ञानिक पड़ताल के चरणों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, दूसरा है छात्रों को सिखाना कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी को संचरित किए जाते हैं, तीसरा है छात्रों का ध्यान आकर्षित करना कि कैसे गुण उत्तरोत्तर पीढ़ियों द्वारा वंशागत होते हैं, और चौथा है अपने तथा अपने अभिभावकों एवं रिश्तेदारों के बीच समानताएं खोजने में छात्रों की सहायता करना। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में मेंडल के प्रयोगों को शामिल किया गया है, इसका कारण क्या है? वैज्ञानिक पड़ताल के चरणों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना। ए सही है। इसमें बी लिखा हुआ है छात्रों को सिखाना कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी को संचरित किए जाते हैं, ये इसमें गलत है। छात्रों का ध्यान आकर्षित करना कि कैसे गुण उत्तरोत्तर पीढ़ियों द्वारा वंशागत होते हैं, ये सही है। और ये भी गलत है। डी, ए और सी सिर्फ सही है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, ये भी याद रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाजली को गुड़ खाना पसंद है। दोपहर में जब उसकी मम्मी सो रही थी तो नाजली रसोई में गई और उसने मम्मी द्वारा छिपाई गई गुड़ की बरनी खोज ली। यह सीखने के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक उदाहरण है? पहला है शास्त्रीय अनुबंधन, दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, तीसरा है संज्ञानात्मक अधिगम और चौथा है यांत्रिक अधिगम। तो शास्त्रीय अनुबंधन इसमें नहीं शामिल है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सही है और यांत्रिक अधिगम, क्योंकि नाजली की अपनी माँ द्वारा छिपाई गई गुड़ की बरनी को खोजने की कार्रवाई का सकारात्मक परिणाम या पुनर्बलन हुआ तो इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन या यांत्रिक अधिगम का उदाहरण माना जा सकता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है? तो इसमें किसी के कार्यों के परिणामों के माध्यम से सीखना शामिल है। तो इसमें बी और डी सही होंगे। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत और समग्र मूल्यांकन अवधारणा के सतत पद से संबंधित है? पहला है वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का आवधिक मूल्यांकन, दूसरा है वृद्धि और विकास के पाठचर्या संबंधी पक्षों का मूल्यांकन, तीसरा है अधिगम अंतरालों का निदान और उपचारात्मक उपायों का प्रावधान और चौथा है क्षमताओं, मनोवृत्ति और अभिरुचि का मापन। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत और समग्र मूल्यांकन अवधारणा के सतत पद से संबंधित हैं? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में शब्द सतत एक छात्र की वृद्धि और विकास के विभिन्न पहलुओं के निरंतर और नियमित मूल्यांकन को संदर्भित करता है। अब इसमें जो सही है वह हमें बताने हैं। तो ए सही है, वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का आवधिक मूल्यांकन और अधिगम अंतराल का निदान और उपचारात्मक उपायों का प्रावधान। ए और सी सही है, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण का वह अध्ययन है जो संबंधित है हमारे पास पड़ोस से जिसमें हम रहते हैं। इसके अंतर्गत मूल विषय तथा उप विषय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य विषय है? पहला है संबंध, पौधे, कार्य एवं खेल और चौथा है चीजें जो हम बनाते हैं तथा करते हैं। तो संबंध, पौधे, कार्य एवं खेल ये उप विषय है, लेकिन चीजें जो हम बनाते हैं तथा करते हैं ये मुख्य विषय है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ लोगों के विस्थापन पर है जिसका शीर्षक है हमारे लिए कोई स्थान नहीं। यह बच्चों को जानकार और संवेदनशील बनाने के लिए उद्देशित है। पहला विकल्प है उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि के विकास के नाम पर विस्थापित कर दिया गया है। दूसरा है कि देश के विकास हेतु लोगों का विस्थापन आवश्यक है। तीसरा है कि शहरी लोग कूड़ा करकट उत्पन्न नहीं करते, शहर झुग्गियों के कारण गंदे हैं और चौथा है कि एक बड़े शहर में ग्रामीण लोगों का जीवन बेहतर होगा। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ लोगों के विस्थापन पर है जिसका शीर्षक है हमारे लिए कोई स्थान नहीं। यह बच्चों को जानकार और संवेदनशील बनाने के लिए उद्देशित है, उन लोगों की पीड़ा के लिए जिन्हें उनकी मातृभूमि के विकास के नाम पर विस्थापित कर दिया जाता है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसका उद्देश्य जो है जागरूकता पैदा करना है और छात्रों को इन लोगों की पीड़ा के प्रति संवेदनशील बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3री से 5वीं तक की पुस्तकों में ढेर सारे चित्रों को शामिल करने की सर्वाधिक सटीक व्याख्या करते हैं? पहला है चित्र बच्चों को आकर्षित करते हैं। दूसरा है बच्चे बच्चे विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हैं। तीसरा है बच्चे चित्रों के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी समझते हैं और चौथा है चित्रों से किताब आकर्षक बनती है। तो जो चित्र होते हैं ये बच्चों को आकर्षित करते हैं, लेकिन जो सटीक व्याख्या है हमें वह बतानी है। तो बच्चे विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हैं, इसलिए चित्रों को शामिल किया जाता है और बच्चे चित्रों के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी समझते हैं। बी और सी इसमें सही है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के लिए बीज का अंकुरण का विषय पढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका होगा। पहला है, विद्यार्थियों को एक सजीवक वीडियो देखने के लिए कहना जिसमें साबुत मूंग के बीजों का अंकुरण दिखाया गया हो। दूसरा है, मूंग के बीजों का अंकुरण का चार्ट बनाना। तीसरा है, विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अंकुरण करने के लिए कहना तथा अपने अवलोकन रिकॉर्ड करने को कहना। और चौथा है, मूंग के बीजों के अंकुरण का मॉडल दिखाना। तो बीज का अंकुरण विषय पढ़ाना है तो प्रभावी तरीका पूछा गया है, तो विद्यार्थियों से मूंग के बीज का अंकुरण करने के लिए कहना तथा अपने अवलोकन रिकॉर्ड करने को कहना। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होनी चाहिए। पहला है, हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीजों और लोगों के साथ बातचीत, क्रियाओं और भाषा दोनों के माध्यम से। दूसरा है, केवल एनसीईआरटी और राज्य बोर्डों द्वारा तैयार की गई पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों द्वारा। तीसरा है, पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों में शामिल शिक्षक और विद्यार्थियों द्वारा। और चौथा है, विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा चयनित उपयुक्त गतिविधियों द्वारा। तो एनसीएफ इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होनी चाहिए हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीजों और लोगों के साथ बातचीत और क्रियाओं और भाषा दोनों के माध्यम से। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एनसीएफ शिक्षकों को प्रोत्साहित करता है कि वे छात्रों को अपने परिवेश के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण का पता लगाने और उनके सीखने और वास्तविक जीवन के अनुभवों के बीच सार्थक संबंध बनाने के अवसर पैदा करें। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रकृति के प्रत्यक्ष अवलोकन और प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया में पैटर्न और प्रक्रियाओं को समझने में युवा दिमाग को शामिल करने का एक माध्यम बनना चाहिए। फिल करना है। पहला विकल्प है माता पिता को, दूसरा है साथियों को, तीसरा है पर्यावरण को और चौथा है शिक्षकों को। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, पर्यावरण को। यहाँ पर पर्यावरण फिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साल स्कूल के बगीचे से खूब सारे आम इकट्ठे हुए। जूली ने पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के पाठ खाए आम 12 महीने पढ़ाने के लिए इनामों का उपयोग करने के बारे में सोचा। इस पाठ को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? पहला है, खाद्य प्रसंस्करण इकाई भ्रमण जिसमें विशेषज्ञ विद्यार्थियों को प्रसंस्करण प्रक्रिया के बारे में बताएं। दूसरा है, आम खाद्य पदार्थ उत्सव का आयोजन जिसमें विद्यार्थी उनके द्वारा बनाए हुए आम के विभिन्न व्यंजनों का स्टॉल लगाएं। तीसरा है, खाद्य प्रसंस्करण इकाई के विशेषज्ञ को आप कक्षा में विशेषज्ञ वार्ता के लिए आमंत्रित करें। और चौथा है, एक प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें आम से बने विभिन्न खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित किया जाए। अब इसमें सर्वाधिक उपयुक्त तरीका पूछा गया है। तो खाद्य प्रसंस्करण इकाई भ्रमण जिसमें विशेषज्ञ विद्यार्थियों को प्रसंस्करण प्रक्रिया के बारे में बताएं, ये सही है। आम खाद्य पदार्थ उत्सव का आयोजन जिसमें विद्यार्थी उनके द्वारा बनाए हुए आम के विभिन्न व्यंजनों का स्टॉल लगाएं, ए और बी सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? पहला है, बच्चों को अकेले कार्य करने के अवसर प्रदान करें। दूसरा है, बच्चों को कार्य करने में मदद करें। तीसरा है, बच्चों को छोटे समूहों में कार्य करने के अवसर प्रदान करें। और चौथा है, बच्चों को बड़े समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान करें। तो बच्चों को छोटे समूहों में कार्य करने के अवसर प्रदान करें। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन में विषय पाठ जल में जिन महत्वपूर्ण संप्रत्ययों यानी विषयों पर ध्यान दिया गया है वे हैं। पहला है, जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग भूमिका, दूरी के अनुमान। दूसरा है, जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग भूमिका, दूरी के अनुमान, सामाजिक भेदभाव, पीने के लिए स्वच्छ जल। तीसरा है, जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग भूमिका, दूरी के अनुमान, जल का शुद्धिकरण। और चौथा है, जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग भूमिका, दूरी के अनुमान, वर्षा जल संग्रहण। तो इस प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं आकलन की प्रकृति की व्याख्या करती हैं?
पहला है संवादात्मक, दूसरा रचनात्मक, तीसरा योगात्मक और चौथा मूल्यांकन। तो आकलन की प्रकृति की व्याख्या करती हैं संवादात्मक, रचनात्मक, योगात्मक। मूल्यांकन इसमें शामिल नहीं होगा। ABC सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए वंशानुक्रम आनुवंशिकता का एक अमूर्त संप्रत्यय है। एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका हीना अपने विद्यार्थियों में आनुवंशिकता की समझ पैदा करने के लिए का आयोजन करेगी। पहला है हाथों से क्रियाकलाप, दूसरा है भूमिका निभाना, तीसरा है अन्वेषणात्मक क्रियाकलाप और चौथा है उदाहरणों का विश्लेषण। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए वंशानुक्रम यानी आनुवंशिकता एक अमूर्त प्रत्यय है। एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका हीना अपने विद्यार्थियों में आनुवंशिकता की समझ पैदा करना चाहती है तो उसे उदाहरणों का विश्लेषण का आयोजन करना चाहिए। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आनुवंशिकता क्या है? तो आनुवंशिकता का तात्पर्य है माता पिता से संतानों में आनुवंशिक जानकारी के पारित होने से। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लक्षण विशेषताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की विशेषताओं की पहचान कीजिए। पहला है समावेशित, दूसरा है संदर्भ सहित, तीसरा है अनुभवात्मक और चौथा है वैश्विक से स्थानीय यानी विषय केंद्रित। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की विशेषताओं की पहचान करनी है तो समावेशित, संदर्भ सहित, अनुभवात्मक, वैश्विक से स्थानीय इसमें शामिल नहीं होगा। ABC सही है, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था 23 जनवरी वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।